हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम शुरू करेंगे कोलिजन के साथ। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और बाकी चीज़ों के बारे में। तो हम आज कोलिजन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन का बड़ा पार्ट है, मोस्ट ऑफ द एनएलएम के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जेई और नीट के लिए। नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोलिजन। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है ये। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे हम डिनोट करते हैं ई के साथ। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम डिनोट करें कि वो ई के साथ है, ठीक, तो ई क्या होगा यहाँ पर? हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ आपस में टकरा रही है, ठीक, तो वो कितनी बार बाउंस होगी, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो कितनी बार बाउंस होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर अप्रोच और रिसीड का जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, एक अप्रोच देखेंगे और एक सेपरेशन देखेंगे। तो हम दो चीज़ ले लेते हैं, जहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है v1 v2 और एक के लिए हो जाएगा u1 और u2। तो क्योंकि दो बॉडीज़ हैं, एक के लिए u1 u2 है, दूसरे के लिए v1 v2 है, तो हम ऐसा मान लेते हैं जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि फॉर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट द नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली कि ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर सेपरेशन वेलोसिटी लिखें तो सेपरेशन के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए कि Vs इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। और वैसे ही अगर हम अप्रोच के लिए लिखें तो ये वही हो जाएगा कि UA अप्रोच है तो UA इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। तो यहाँ पर दोनों में माइनस क्यों है? क्योंकि जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखा था तो हम देख रहे थे कि जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है तो वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस है। रिलेटिव का मतलब नेट होता है, और नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट, ताकि हमें एक्चुअल डिफरेंस पता चले उन दोनों के बीच का। तो ये Vs इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 हो जाएगा और UA इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 हो जाएगा। इसमें अब हम इसे ई के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो ई है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच है, मतलब माइनस Vs डिवाइड बाय UA। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास Vs और UA के लिए वैल्यू है, तो E के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज होकर ये हो जाएगा माइनस Vs के लिए हम लिखेंगे V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा U2 माइनस U1। तो अब चेंज होकर होगा E इज इक्वल्स टू माइनस V2 प्लस V1 डिवाइड बाय U2 माइनस U1। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय U2 माइनस U1। ठीक, तो अब यहाँ पे इलास्टिक और इनइलास्टिक दो चीज़ें होती हैं। कोलिजन का जैसे हमने पार्ट देखा था, तो कोलिजन कैन बी इलास्टिक एज वेल एज कोलिजन कैन बी इनइलास्टिक। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा? अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस हो जाते हैं जो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से देख सकते हैं। ठीक, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितनी बार बाउंस होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनइलास्टिक के लिए। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कि E का जो वैल्यू होगा वो E का वैल्यू है 0। E का वैल्यू 0 होगा। E का वैल्यू 0 इसीलिए होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो लास्ट वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले वो चेकआउट कर लें, ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा फिर आप लोगों को।
यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है तो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E इज 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए जहां पर थोड़ा भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इलास्टिक में किस हिसाब से बदलेगा। तो इलास्टिक में तो वैसे भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स यानी कि दो चीजें कंजर्व होंगी। मोमेंटम तो हर बार ही कंजर्व हो जाता है, वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हर बार कंजर्व होगा। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के वक्त ही कंजर्व होता है। ठीक है, तो अब हम वो चीजें देखते हैं कि अगर वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस हिसाब से होगा। तो वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, एक रेफरेंस लाइन हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और जो रेफरेंस मोशन वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का वो अलोंग दी सेम लाइन है, तो उस लाइन पर दोनों तरफ से एक एक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियोस जो थे उसमें हमने देखा था रिलेटिव मोशन, जहां पर उसे हमने समझा था कि एक बस इस तरफ से आ रही थी और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी बस आ रही है। ठीक है, तो वो अलोंग द स्ट्रेट पाथ है, तो उसे हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। नॉन हेड ऑन कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम लाइन नहीं है। इसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा दूसरे के पास। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपना मोशन बदल लेंगे, मोशन का डायरेक्शन बदल लेंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं या वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन देखते हैं तो कोलिजन परफॉर्म होने के बाद जो इनिशियल मोशन था ऑब्जेक्ट का वो उसी पाथ को फॉलो करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है तो कोलिजन के बाद वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, तो हम इलास्टिक कोलिजन में देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्यूरिंग अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो हम यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि एक कोलिजन कंसीडर करते हैं जो कि प्योरली इलास्टिक है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से जो हमारा m1 u1 है प्लस m2 u2 है, ये m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होगा। मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। देयरफॉर ये हो जाएगा कि हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं m1 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 और ये अगर मैं m2 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। इसे हम मान लेते हैं कि सपोज ये हमारा पहला इक्वेशन है। यहाँ पे एक और चीज़ होगी, इन प्योरली इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन प्योरली इलास्टिक है इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। तो टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल। अगर मैं यहाँ पर हाफ को कॉमन लेके काट दूँ तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा
m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। वैसे ही ये अब हो जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस, ये इक्वल टू है माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर लेंगे कि ये m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब m1 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 कॉमन लेने के बाद v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो m1 कट हो जाएगा और m2 कट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइड बाय v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। एग्जैक्टली हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। आप ऐसा लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब नीचे आ जाएगा कि u1 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 माइनस u2। तो जैसे कि हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला को इलैबोरेट करते हैं, वैसे ही ये भी इलैबोरेट होगा, और ये इलैबोरेट होकर क्या हो जाएगा, ये लिख लिया हो सबने। तो यहाँ पर हम आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि डिवाइड होने के बाद यहाँ पर बचेगा कि ऊपर हो जाएगा u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। वैसे ही यहाँ पर ये डिवाइड बाय u1 माइनस v1, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2। अब v2 माइनस u2 ये और ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। इसका मतलब ये बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब हमने जो इक्वेशन बनाया था उसे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर u1 u2 को एक साथ ले लूँ तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और ये सेम आ रहा है। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू vs डिवाइड बाई ua जो है वो यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, और दोनों सेम है। इसका मतलब ये आएगा 1 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जैसे हमने देखा था इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 था तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जहां पर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा 1। तो यहां से हमने एक चीज देखी कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा और इन इलास्टिक के लिए 0। और ये बात हर बार रिपीट होती है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जहाँ पर अगर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे महाराष्ट्र सिटी या जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पर जो अगला टॉपिक हो जाएगा, अब वो अगला टॉपिक है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कि वो इलास्टिक है या इलास्टिक, देखते हैं। तो अब हम इसे करेंगे चेंज। अब यहाँ पर जो अगली चीज है वो है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद 2 डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, एक तो v1 है और दूसरा v2 है। तो v1 के लिए ये वैल्यू है और v2 के लिए ये वैल्यू है, 2 डिफरेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू u2 और u1। ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं। पर्टिकुलर केसेस क्या हैं कि अगर दोनों मासेस एक जैसे हैं, ठीक, इफ यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। पर्टिकुलर केसेस क्या होंगे कि अगर मासेस
M1 इज इक्वल्स टू M2, अगर M1 M2 एक जैसा है तो इलास्टिक कोलिजन के हिसाब से जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक, वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, और जो ये इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब u2 इज इक्वल्स टू v1 एंड v2 इज इक्वल्स टू v1। मतलब यहाँ पर एक चीज़ है, एज्यूम कीजिए कि दो बॉल है हमारे पास और एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे का इस तरफ है। ये अगर स्टेशनरी हो, ये अगर स्टेशनरी हो तो u1 जो है हमारा वो 0 है, ठीक। और यहाँ पर v1 जो है सपोज वो 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये चीज़ यहाँ से टकराएगी और अगर वो प्योरली इलास्टिक हो, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करवाना है, तो यहाँ पर v2 का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर u2 का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड। इसीलिए u2 इज इक्वल्स टू v1 और u1 इज इक्वल्स टू v2। तो ये एक पर्टिकुलर केस है। इसमें और भी केसेस होते हैं। और भी केसेस क्या होंगे कि अगर मैं दूसरा केस लूँ तो यहाँ पर अगर m1 बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 से, इसका मतलब कि m1 प्लस माइनस m2 अगर हम करें तो ये m1 के बराबर ही है अगर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगा, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। ऐसे केसेस के लिए अगर हम u1 देखेंगे तो वो v2 के अगर हम v2 देखेंगे v2 तो ये 2u1 के बराबर होगा। ऐसे केसेस के लिए कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दूसरा छोटा ऑब्जेक्ट है वो बड़े ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी से डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ है देखने लायक। डबल इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटीज हम देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u2, ये हमें क्या दिखाता है कि ये टोटल m1 है और ये टोटल m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज होगा, ये u1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा m2 के लिए वैल्यू और ये हो जाएगा हमारे m1 के लिए वैल्यू। तो इसी वजह से यहाँ पर v2 इज इक्वल्स टू 2u1 हो रहा है, ठीक। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो जैसे हमने हेड ऑन कोलिजन देखा है, तो हेड ऑन कोलिजन के लिए हम देखते हैं कि हेड ऑन कोलिजन के लिए हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन रेफरेंस पाथ है जहाँ पर जो इनिशियल रेफरेंस लाइन है ऑब्जेक्ट का वही उसका फाइनल रेफरेंस लाइन भी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर उससे पहले एक और चीज़ है जिसे हम कहेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब एक इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ये हम कैसे शुरू कर सकते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम शुरू करेंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल इनिशियल में से टोटल को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल। टोटल इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v1 का स्क्वायर, ठीक। वैसे ही अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, ये हो जाएगा हाफ m1 u2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। अब हम दोनों में से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से हाफ कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v1 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ से भी अगर हम हाफ को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m1 u2 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक।
अब दोनों चीज़ों के पास हाफ है, तो मैं दोनों में से हाफ अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बच जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2v1 स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद माइनस m1u2 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। तो अब हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले इतना लिख लें। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या हो जाएंगी कि अगर मैं यहाँ पर हाफ को ऐसे ही रहने दूँ और ये हो जाए m1u1 स्क्वायर प्लस m2v1 का स्क्वायर माइनस m1u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर माइनस m2v2 का स्क्वायर, ठीक। इसमें से अब m1 वाली जो चीज़ है उसमें से कुछ चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं, तो ये m1u2 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो है हाफ, इसमें से अगर मैं m1 को कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं इन दोनों में से m2 को कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में मिल तो सकता ही है। तो क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, ओके हाँ, तो इनइलास्टिक कोलिजन है तो हम टोटल फाइनल इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल नहीं करवा सकते ना। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। इनिशियल के लिए तो m1u1 और m2u2 ठीक है, लेकिन फाइनल के लिए हाफ m1 प्लस m2v2 हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2v2 हो जाएगा। तो इससे पहले हमें वेलोसिटी के लिए एक चीज़ लेनी पड़ेगी जो हमने मिस कर दी है, सॉरी, इस चीज़ को हमें रिपीट करना पड़ेगा। देखते हैं शुरू से कि इनइलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर। अब इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v, ठीक। इसका मतलब जो यहाँ पर v के लिए वैल्यू है वो है m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक। ये हमारे लिए v के लिए वैल्यू है। और ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो कहाँ से आई है? ऊपर वाली जो चीज़ है ये है टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर कोई दो चीज़ आपस में टकराती है तो टकराने के बाद अगर वो आपस में चिपक जाए, ठीक है, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था पहले से और दूसरा ऑब्जेक्ट उससे टकराया और दोनों साथ में आगे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस हिसाब से होगा कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। उस हिसाब से हमें v के लिए वैल्यू मिल जाएगा जो कि m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है। इसे हम और चेंज करेंगे कि जो यहाँ पर टोटल लॉस है काइनेटिक एनर्जी का वो सेम चीज़ हो जाएगी कि इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कितना है? सेम, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v के लिए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम हाफ को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ m1 प्लस m2 और यहाँ पर जो हमें v के लिए वैल्यू मिला था अभी m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक, ये द होल स्क्वायर, ठीक है, ये द होल स्क्वायर। तो अगर द होल स्क्वायर है तो हम इसे सेपरेट करके लिख तो सकते हैं कि ये अलग और ये अलग हो सकता है, मतलब m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। खैर हम यहाँ पर माइनस करके देखते हैं कि अगर ये और ये कट जाए तो हमें हमारे लिए वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी कि अगर ये दोनों कट जाएगा
तो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस हाफ, ये दोनों कट जाने के बाद ये m1u1 प्लस m2u2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये बचेगा। तो ये हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, जैसे कि हाफ हाफ दोनों से कॉमन लेके अगर मैं दोनों चीज़ को साथ में लिखूं तो u1 माइनस u2 m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और u2 माइनस u1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। वो भी हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम मिटाते हैं तो ये हो जाएगा हाफ दोनों में से कॉमन लेने पर कि m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसके बाद हम इसे चेंज कर सकते हैं कि ये अब चेंज होकर हो रहा है हाफ m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक, मल्टीप्लाई बाई u2 माइनस u1 द होल स्क्वायर। ये है हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ में चेंजेस आएगा, u1 माइनस u2, ठीक। तो ये है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, यहाँ पे जो u1 माइनस u2 दिया है इसका मतलब क्या है, कोई समझा सकता है? u1 माइनस u2 कुछ होता है कि नहीं? अगर हम इस फाइनल वेलोसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हमें चाहिए तो इसी इक्वेशन में 1 माइनस ई स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 माइनस 0 1, और इसी इक्वेशन से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कोई खास चेंजेस हमें नहीं दिखते हैं। इसमें एक और चीज़ चेंज कर दिया जा सकता है कि m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू से डिनोट करने का मतलब होता है ये रेड्यूस्ड मास है, सिस्टम का रेड्यूस्ड मास। तो मैं लिख देता हूँ कि रेड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम, ये हो जाएगा म्यू, और म्यू के लिए हम लिख सकते हैं m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसके लिए अब जो ये चेंज इन या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये चेंज होकर हो जाएगा हाफ म्यू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर यहाँ पर माइनस u1 माइनस u2 का स्क्वायर और 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर एक और पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले ही, और वो चीज़ है यहाँ पर 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन के लिए यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी, 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन के लिए अगर हम मोमेंटम को कंजर्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, m1 u1 cos अल्फ़ा प्लस m1 u2। चलिए लिखते हैं, जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जो 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन है वो नॉट अलोंग द सेम लाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही लिखा है कि इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट वन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से या तो एक वेलोसिटी अलग होगा उसका डायरेक्शन, या तो दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करवाएंगे तो m1 u1 हो जाएगा। आप बताइए m1 u1 के लिए कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस या साइन? कॉस होगा या फिर साइन होगा। तो हम लिखेंगे m1 u1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस m2 u2
कॉस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू m1v1 साइन बीटा 1 प्लस m2 d2 साइन बीटा 2। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पर अल्फा 1 इनिशियल के लिए है और बीटा 1 फाइनल के लिए है। वैसे ही अल्फा 2 इनिशियल और बीटा 2 फाइनल के लिए हो जाएगा, इसीलिए m1u1 कॉस अल्फा 1 और कॉस अल्फा 2 ये इनिशियल के लिए है और कॉस साइन बीटा 1 और साइन बीटा 2 ये हो जाएगा हमारे फाइनल के लिए। तो अब यहाँ पे साइन अल्फा 1 और साइन बीटा 1 एक दूसरे से बराबर है, तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मली v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 माइनस में अगर हम लिखते हैं तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1 होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस बीटा 2, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर e लिखें तो e इज माइनस vs डिवाइड बाई ua, इसे चेंज होकर हो जाएगा v2 कॉस बीटा 2 माइनस v1 कॉस बीटा 1 डिवाइड बाई u2 कॉस अल्फा हो जाएगा या साइन अल्फा हो जाएगा? कॉस अल्फा 1 और कॉस अल्फा 2। तो कॉस अल्फा 1 होगा या अल्फा 2 होगा? कॉस अल्फा 1 और अल्फा 2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा 2 माइनस u1 कॉस अल्फा 1। ठीक, तो ये क्योंकि माइनस में है तो हम इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ ले आएँ या इसको उल्टा कर दें। तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे e के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर बाहर माइनस है पहले से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है कि ये माइनस में है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम ये v2 माइनस यहाँ पर ले आएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कि ये v2 कॉस बीटा 2 माइनस v1 कॉस बीटा 1, ये हो जाएगा u2 कॉस अल्फा 2 माइनस u1 कॉस अल्फा u1, यहाँ पर ये उल्टा u1 कॉस अल्फा 1 प्लस u2 कॉस अल्फा 2। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर ये भी माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आखिरी पार्ट जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, जो कि एनसीईआरटी में वर्क पावर एंड एनर्जी में दिया हुआ है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड की किताब से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स और जो वहाँ पे थ्योरेटिकल डेटा दिया है वो बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन ख़त्म होता है और वर्क पावर एंड एनर्जी का थ्योरी वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, मोस्टली रिलेटेड विद कोलिजन, क्योंकि जब हमने पिछली बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि प्रीवियसली जेई में पूछे जा रहे हैं, उसमें कोलिजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम कोलिजन से रिलेटेड ही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम कोलिजन से रिलेटेड चीज़ें अगले वीडियोज़ में देखते हैं जहाँ पर हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करें।